हेलो इंटेलिजेंस। वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की हम इस वीडियो में 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका सेट 1 और कोड 34 1 है। आज हम उसका लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर ई विच इज़ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो बाकी के सेक्शंस हैं ए बी सी और डी वो हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा अब तक जितने भी PYQs और सैम्पल पेपर हम कर चुके हैं उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करना और वहाँ से पिछले चैप्टर्स भी और पिछले क्वेश्चन पेपर्स भी ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई के साथ। सेक्शन ई का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज टू स्कूल्स पी एंड क्यू डिसाइडेड टू अवॉर्ड प्राइजेस टू दियर स्टूडेंट्स फॉर 2 गेम्स। ठीक है, दो स्कूल्स हैं पी और क्यू, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को क्या करना है, प्राइजेस बांटने हैं। कौन से बेटा? हॉकी ₹X पर स्टूडेंट एंड क्रिकेट ₹Y पर स्टूडेंट। मतलब हॉकी वाले स्टूडेंट को ₹X मिलेंगे और क्रिकेट वाले स्टूडेंट को Y मिलेंगे। नाउ स्कूल पी डिसाइडेड टू अवॉर्ड अ टोटल ऑफ 9,500 फॉर द 2 गेम्स टू 5 एंड 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, दोनों गेम्स मतलब फुटबॉल की गेम वाले 5 स्टूडेंट्स को और क्रिकेट की हॉकी था, हॉकी गेम वाले 5 स्टूडेंट्स को और क्रिकेट की गेम वाले 4 स्टूडेंट्स को टोटल कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? 9,500। इसी तरह से जो दूसरा स्कूल है नेम्ड क्यू, उन्होंने टोटल कितने डोनेट करने हैं? 7,370 रुपीज़। ठीक है, एक गेम के 4 स्टूडेंट्स और दूसरे गेम के 3 स्टूडेंट्स को। इतनी बात क्लियर है? अच्छा अब देखो, बेस्ड ऑन द अबव कंडीशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अलजेब्राइकली दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हमें अब इस कंडीशन को एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करना है। देखो बेटा ध्यान से, एक लाइन क्या है, अगर मैं अपने पी स्कूल की बात करूं तो 5 हॉकी वाले हैं और 4 क्या हैं? क्रिकेट वाले। ठीक है, तो 5 स्टूडेंट्स क्या हैं? देखना ध्यान से, 5 स्टूडेंट्स हॉकी वाले हैं, 4 स्टूडेंट्स क्रिकेट वाले हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है उन्होंने? 9,500। इसी तरह से जो दूसरा स्कूल था, उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा? 4 हॉकी वाले एंड 3 क्रिकेट वाले। 4 स्टूडेंट्स हॉकी वाले और 3 स्टूडेंट्स क्रिकेट वाले, और दोनों को टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उन्होंने? 7,370। ये था आपका पार्ट नंबर 1 का आंसर। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में व्हाट इज़ द प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी। हॉकी का अमाउंट फाइंड करना है, और हॉकी का अमाउंट क्या है बेटा? ₹X है। हॉकी का अमाउंट क्या है? ₹X। यानी कि हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात को समझ गए? ठीक है, अब देखना ध्यान से, फाइंड आउट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम कर दो। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 15x प्लस 12y इक्वल्स टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15 एंड 9 ज़ार 27 और 1 28। ओके, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 4 के साथ, तो 4 4 ज़ार 16 प्लस 4 3 ज़ार 12 इक्वल्स टू 0। 4 7 ज़ार 28 2 कैरी, 4 3 ज़ार 12 एंड 2 14 1 कैरी, 4 7 ज़ार 28 एंड 1 29। तो इनको हम कर देंगे माइनस, तो बेटा y वाला तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव। इन दोनों को माइनस कर दो, ये आएगा 0, ये बन गया 8, 14 माइनस 5 9, और ये ठीक है 980 आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 980। x की वैल्यू क्या आ गई? 980। ठीक है, और ये x क्या था अपना? प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी। तो यहाँ पर लिख लो देयरफॉर प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी, प्राइज अमाउंट फॉर हॉकी इक्वल्स टू ₹980। ओके, चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बेटा? प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज़ मोर एंड बाय हाउ मच। तो वो कहते हैं किस गेम का प्राइज अमाउंट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए दूसरी क्रिकेट का भी प्राइज अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम देखेंगे किसका अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो क्रिकेट के लिए क्या बेटा? वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देख लो दोनों इक्वेशंस आपके सामने है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो अगेन एलिमिनेशन कर दो, या फिर ये x 980 तो आपने फाइंड कर ही रखा है, तो यहाँ पर कहीं पर भी इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स 980 प्लस 4y इक्वल्स टू 9,500। ओके, तो 5 0 जीरोस, 5 8 ज़ार 44 कैरी, 5 9 ज़ार 40, 5 1 4 49। ओके, इट विल बी इक्वल्स टू 9,500। तो 4y इक्वल्स टू 9,500 माइनस 4,900, तो 4y की वैल्यू आ जाएगी 0 0, 15 माइनस 9 इज 6 एंड 8 माइनस 4 इज 4। तो y विल बी इक्वल्स टू 4,600 डिवाइड बाई 4। कटिंग कर देंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 2 0 20, 4 5 ज़ार 20 एंड 1 1 5 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1150। ठीक है, देयरफॉर प्राइज अमाउंट फॉर, किसके लिए था ये? कौन सी गेम थी? क्रिकेट। तो प्राइज अमाउंट फॉर क्रिकेट विल बी इक्वल्स टू ₹1150। अच्छा, अब बाय हाउ मच पूछा था, हाउ मच का मतलब क्या है? कितना ज़्यादा अमाउंट है। तो हम क्या लिखेंगे? क्रिकेट प्राइज इज़ मोर। तो क्रिकेट प्राइज इज़ मोर। अच्छा, अब वो कितना ज़्यादा है? इक्वल टू, माइनस कर दो, 1150 माइनस 980, इनको माइनस कर देंगे तो कितने रुपीज़ आंसर आ जाएगा?
अमाउंट विल बी 170, ठीक है। तो 170 रुपीज़ क्या है जो क्रिकेट वाले अपने प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ़ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम 2 गेम्स। वो कहते हैं अगर हर एक दोनों गेम्स में दो दो स्टूडेंट्स ही लेके चलें तो बताओ कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। हर एक गेम में दो, यानी दो ही हॉकी में से और दो ही क्रिकेट में से, तो टोटल हमने बताना है कितना आने वाला है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ से हम इसको है नंबर 3, अगर 2 कॉमन कर देंगे तो x प्लस वाई, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 980 और y की वैल्यू थी 1150, इनको प्लस करके 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, ओके। 0 8 एंड 5 कितने हो गए 13, 1 कैरी और ये बन जाएगा 21। मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 0, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ₹4260। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 केस स्टडी का। अब केस स्टडी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली बहुत ईजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, और वो छोटी सी बात क्या है देखना। जगदीश हैज़ फील्ड विच इज़ इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर ट्राइंगल, है राइट सर्कुलर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी, ए क्यू सी, ठीक है। उसके पास फील्ड है वो ए क्यू सी, ये पूरा फील्ड है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा, ये ए क्यू एंड सी, ओके। ये राइट एंगल ट्राइंगल की शेप में है, क्या चीज़ है ये, रेक्टेंगुलर फील्ड है, ओके। अच्छा, अब देखना ध्यान से। ही वॉन्ट्स टू लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर पी क्यू आर एस। तो वो कहते हैं उसके अंदर पी क्यू आर एस, ये एक स्क्वायर है जिसमें उसने क्या करा, स्पेस लीव कर दी। ये पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है जो एक स्पेस लीव कर दी। किसके लिए लीव करिए, ये आगे लिखा हुआ है। लीव अ स्पेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर इनसाइड द फील्ड फॉर ग्रोइंग वीट, यहाँ पे उसने वीट ग्रो करना है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल, बाकी जो एरिया बचा ये वेजिटेबल का एरिया, ये वेजिटेबल का एरिया, ये वीट का एरिया। बात को समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, टेकिंग ओ एज ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -200,0 ये दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स फॉर क्यू आर 200,0 ये भी गिवन है। पी क्यू आर एस बीइंग अ स्क्वायर, वो एक स्क्वायर है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर एंड एस, तो हमें आर और एस के कोऑर्डिनेट बताने हैं। पी क्यू आर एस इज गिवन टू बी अ स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, स्क्वायर है तो हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब बेटा इस साइड में देख लो कितना गैप है, -200 से लेके +200 तक है, यानी कि ये लेंथ कितनी है बेटा 400 है। मेरी बात को समझ गए, तो यानी कि ये वाली लेंथ भी 400 है, ये लेंथ भी 400 है और ये लेंथ भी 400 है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x 200 है तो लाइन तो वही है ना x वाली, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट तो 200 फिक्स हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये लेंथ कितनी है 400 है, तो 0 से लेके यहाँ 400 तक जाएंगे तभी तो अपना आंसर 400 आएगा। बात को समझ गए। इसी तरह से बेटा ये -200 है तो इसका x कोऑर्डिनेट भी -200 हो जाएगा, और ये y कोऑर्डिनेट देखो दोनों के सेम है ना, ये y डिस्टेंस दोनों का सेम है, और ये क्या था 400, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा 400। तो इस तरह से r और s के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब इसको लिखेंगे किस तरह से, देखो इसको हम लिखने वाले हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। बेटा मिनट, हाँ अब ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख लेना कि पी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है 200 एंड 200, ठीक है। जो पी क्यू है उसमें डिस्टेंस कितना है बेटा 200 माइनस -200 यानी कि 400 यूनिट्स का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट बेटा, पहले तो हम लिख लें आर के कोऑर्डिनेट 200, 400, कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 200, 400 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस, जो एस हो गए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटा -200, 400, ठीक है। तो ये छोटा सा करके बता दिया ताकि पता चल जाए कि हमने वाई कोऑर्डिनेट को 400 क्यों चूज़ करा। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अगले पेज पर। नेक्स्ट पार्ट में बेटा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस, उसने पूछा पी क्यू आर एस का एरिया कितना है। अब बेटा स्क्वायर का एरिया आपको पता है साइड मल्टीप्लाई साइड होता है, और अभी हमने देखा साइड कितनी थी 400 थी, ठीक है। तो एरिया क्या होता है बेटा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो क्या लिख देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई 400, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 और पीछे आ जाएंगी 4 जीरोस, इट विल बी इक्वल्स टू दिस मच स्क्वायर यूनिट्स, ओके। चलिए अब इसका और वाला पार्ट करते हैं। और वाले पार्ट में क्या बेटा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल पी आर इन दी स्क्वायर पी क्यू आर एस। इसके लिए मैं डायग्राम पे जाता हूँ। डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है हमें, देखना ध्यान से डायगोनल कहाँ पे है। डायगोनल पी आर ये पूछा उसने, ये रहा, ये है डायगोनल पी आर, ठीक है। मेरी बात को समझ गए, ये है डायगोनल पी आर। अच्छा बेटा डायगोनल का वैसे तो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता तो आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, तो ये डायगोनल क्या बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है ना, तो हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है, क्या था 400 एंड 400, ठीक है। तो हम हाइपोटेन्यूज यानी कि अपना डायगोनल पी आर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपना डायगोनल पी आर होगा, जो अपना डायगोनल पी आर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 400 स्क्वायर
प्लस 400 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अंडर द रूट। ठीक है, ये क्या बन गया 2 टाइम्स 400 स्क्वायर, इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, अब देखो स्क्वायर में से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक 400 आएगा बाहर, अंदर रह जाएगा √2 और ये आ गई डायगोनल की लेंथ। बस क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बेटा, लास्ट पार्ट इज सेइंग, वेट अ मिनट, हाँ लास्ट पार्ट इज सेइंग इफ एस डिवाइड्स सी ए इन द रेशो k/1। एस जो पॉइंट है वो सी ए को k/1 में डिवाइड कर रहा है, ये रहा एस पॉइंट का है, ये रहा दिस इज द पॉइंट एस। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। ठीक है, ये एस पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। ये क्या कर रहा है बेटा, k/1 में डिवाइड कर रहा है पूरी लाइन ए सी को। इतना क्लियर है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा वैल्यू ऑफ के, यानी कि हमें रेशो फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ए की वैल्यू है 200,800। कौन सा पॉइंट है ए, ये रहा, ये ए पॉइंट है 200,800, इसकी वैल्यू दे रखी है। अब देखना बेटा ध्यान से, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, अब ये एक पूरी स्ट्रेट लाइन है तो यानी कि ये सी के कोऑर्डिनेट भी तो पता हो ना। अच्छा, अब क्योंकि सी क्या है एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 ही हो जाएगा। अब देखना ध्यान से बेटा, ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स 100 यूनिट्स का है। देखो ध्यान से बेटा, ये एक बॉक्स 100 यूनिट का है, फिर ये एक बॉक्स 200, तभी तो यहाँ पे 200 आया, फिर यहाँ पे 300, 400, 500 एंड 600। तो यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा -600। मेरी बात को समझ रहे हो, हर एक बॉक्स 100 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये 100 था, ये 200 था, तभी तो यहाँ पे 200 आया। समझ गए। तो हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट है, पहले मैं रफ में बना लेता हूँ। ये देखो ध्यान से, ए वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे ठीक है। ये देखना ध्यान से, ये थर्ड पार्ट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 200,800 और सी के कोऑर्डिनेट है -600,0। और ये कोई भी पॉइंट एस है उसको डिवाइड कर रहा है कौन सी रेशो में, k/1। बात को समझ गए, कौन सी रेशो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में। अच्छा, और एस के कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं -200,400। अब हमें क्या बताना बेटा, हमें ये रेशो बतानी है। ठीक है, रेशो बतानी है तो जैसे मर्जी कर लो बेटा। ये एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल हो जाएगा, k इंटू -600, ओके, प्लस 1 इंटू 200 डिवाइड बाई k+1। मेरी बात को समझे। तो ये हो गया -200 टाइम्स k+1 इक्वल्स टू -600k+200। ठीक है, तो ये आ गया -200k -200 इक्वल्स टू -600k+200। गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अच्छा अब ध्यान में देना, k को एक तरफ कर लो, -200k + 600k विल बी इक्वल्स टू 200 + 200। ओके, तो 400k विल बी इक्वल्स टू 400, यानी यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। k की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि s इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर s इज द मिड पॉइंट। s क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। किसका मिड पॉइंट आ गया, ऑफ ए सी। ठीक है, दैट इज s डिवाइड्स ए सी इन रेशियो, कौन सी रेशियो में डिवाइड कर गया फिर 1:1। ठीक है, कौन सी रेशियो में डिवाइड कर गया 1:1। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन में क्या बेटा, ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया। डायग्राम पे ध्यान देना। देखो, गवर्निंग काउंसिल ऑफ अ लोकल पब्लिक डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ देहरादून डिसाइडेड टू बिल्ड एन एडवेंचरस प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड बनाना है ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विच हैव द एडिक्वेट स्पेस फॉर पार्किंग। उसके लिए ये पार्किंग के लिए स्पेस भी छोड़ रखी है। ठीक है, आफ्टर द सर्वे इट वॉज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ये प्लेग्राउंड जो है वो रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप का प्लेग्राउंड है विद द सेमी सर्कुलर एरिया अलॉटेड फॉर पार्किंग। और पार्किंग के लिए ये जो एरिया है दैट इज इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड आर 14 एंड 7। जो उसकी लेंथ है दैट इज गिवन टू बी 14 और जो ब्रेड्थ है दैट इज गिवन टू बी 7। देयर आर 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस 2 यूनिट। अच्छा, ये दो छोटे छोटे क्वाड्रेंट भी बना रखे हैं, इनके रेडियस क्या है बेटा 2 यूनिट है। इनके रेडियस क्या है 2 यूनिट है। ठीक है, फॉर स्पेशल सीट्स। नाउ बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। अब ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, सीधा टोटल पेरीमीटर देखेंगे और ये टोटल पेरीमीटर निकालने बैठ जाएंगे। टोटल नहीं, ये भी तो पूछा उसने पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया का पेरीमीटर। ठीक है, तो बेटा पार्किंग एरिया का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर प्लस ये जो इसका डायमीटर है। मेरी बात को समझे, और डायमीटर किसके इक्वल है, ये ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल के इक्वल है। तो रेडियस क्या हो गया बेटा 7/2। ये रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या पूछा उसने, पेरीमीटर, पेरीमीटर किसका बेटा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यहाँ अपना ये पूछ लो पार्किंग एरिया। ठीक है, सेमी सर्कल पार्किंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा बेटा, एक तो ये आ जाएगा πr+7। मेरी बात को समझ गए, πr+7 क्यों आया, ये देखो ये तो πr हो गया ना, क्योंकि 2πr पूरा अपना सर्कमफ्रेंस होता है। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी आधा हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया तो πr बचा ना, और साथ में ये 7 भी ऐड है।
ठीक है। तो ये क्या बन गया, पाई, पाई कितना आ गया 22/7, और जो अपना रेडियस था दैट इज 7/2। ओके, तो 7 7 कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 11 22, तो 11 + 7 कितना हो गया बेटा 18 यूनिट्स। तो ये कितना आ गया पेरीमीटर गिवन टू बी नहीं, कम्स आउट टू बी 18 यूनिट्स। ओके, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द टू क्वाड्रेंट। अब क्या बेटा, पार्किंग का एरिया फाइंड करना है और दोनों क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके उनका टोटल यानी कि उनका प्लस कर देना। ठीक है, तो पार्किंग का एरिया देख लो, एरिया ऑफ पार्किंग। अच्छा, अब जो पार्किंग है आपको डायग्राम में पता, जो पार्किंग है ये रही, ये जो पार्किंग है दैट इज इन द शेप ऑफ अ सेमी सर्कल। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा आधा, समझे। तो क्या आ जाएगा बेटा πr²/2। ठीक है, तो पाई की 1/2 तो बाहर कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या था इसका 7/2 का स्क्वायर। बात को समझ गए, ठीक है। बस अब इसको सोल्व कर लो, 1/2, 22/7, 7/2 एंड 7/2, 7 7 gets cancelled out, 2 and this is 11, it will be 77/4 स्क्वायर यूनिट्स। इतना एरिया आ गया पार्किंग का। लेकिन अभी हमें दोनों क्वाड्रेंट का एरिया भी बताना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है बेटा, क्वाड्रेंट का एरिया होता है कि जो सर्कल का एरिया है उसका कर दो चौथा हिस्सा, समझे। और जो क्वाड्रेंट का रेडियस था, क्वाड्रेंट का रेडियस कितना गिवन है बेटा, क्वाड्रेंट का रेडियस इज गिवन टू बी 2। ठीक है, और ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपना आंसर क्या आ गया 22/7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना। ठीक है, मेरी बात को समझ गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना। तो देयरफॉर टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा हमारा 77/4 + 22/7। ठीक है, तो 4 7 28, तो ये बन जाएगा 7 7 49, 4 कैरी 49 53, ये बन जाएगा 4 2 8, 4 2 8, और ऐसा कर करा के कुछ इस तरह का बन जाएगा 9 और 8 17, 1 कैरी 53 54 62, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे भी जोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट्स में। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग। वो बोला प्लेग्राउंड का एरिया और पार्किंग का एरिया उनकी रेशियो बताओ। अब बेटा देखना ध्यान से, इसमें से पार्किंग का एरिया तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा 77/4। ठीक है, ये जो 77/4 था एरिया ऑफ द पार्किंग 77/4, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लेग्राउंड का एरिया फाइंड कर देंगे और उनको कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। ठीक है, अच्छा अब प्लेग्राउंड किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में है, तो एरिया फॉर्मूला भी रेक्टेंगल वाला लगेगा। ठीक है, तो लेंथ इज गिवन टू बी 14 एंड ब्रेथ इज गिवन टू बी 7 है। ओके, तो ये एरिया क्या आ गया 14 × 7 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें रेशो चाहिए। तो जो रेशो है, रेशो क्या आ गई बेटा, ये पार्किंग एरिया डिवाइड बाय 77/4। ठीक है, अच्छा अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो इट विल बी इक्वल्स टू 4/77, 7 11। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपॉन 11, क्या आ गया 14 × 4 क्या होता है 56 ना, तो 56/11 के आगे इसकी रेशो। अच्छा, अब रेशो पूछा था तो रेशो की फॉर्म में लिख दो 56:11। ठीक है, चलिए अब लास्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। किसको फेंस करना बेटा, प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया दोनों को फेंस करना है। तो यानी कि ये प्लेग्राउंड का पूरा पेरीमीटर चलेगा अपने पास और ये पार्किंग का पूरा पेरीमीटर चलेगा अपने पास। ठीक है, दोनों पेरीमीटर को प्लस कर देंगे, हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही कॉस्ट आएगी ना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना टोटल, टोटल पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर क्या आएगा बेटा 2 × L+B रेक्टेंगल का प्लस πr, समझ गए। ठीक है, अपनी पार्किंग का। ओके, तो 2 × L+B, 2 × L इज 14, B इज 7 प्लस पाई 22/7 एंड R इज 7/2। इट विल बी इक्वल्स टू 2 × 21 7 7 एंड दिस इज 11 प्लस 11, ये बन गया 42 + 11, यानी कि कितने आ गया अपना, मीटर था सेंटीमीटर, यूनिट्स ही हैं। ठीक है, कितने यूनिट्स आ गया अपना 53 यूनिट्स आ गए। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 यूनिट, एक यूनिट फेंस करने का कितनी कॉस्ट है बेटा ₹2। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, क्या फेंस करना बेटा 53 यूनिट्स, 53 यूनिट्स को फेंसिंग करने की कॉस्ट क्या आ गई बेटा ₹2 × 53। ठीक है, 2 × 53 का मतलब कितने रुपीज़ हो गए अपने पास 106 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि टोटल कितना खर्चा आएगा फेंसिंग करने का 106 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स ये था सेक्शन ई, जिसके साथ आपका ये 34(1) बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।